गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग केस टेकिंग पढ़ रहे थे। वी आर स्टडिंग केस टेकिंग एंड इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड aphorism 93 where we have gone through the diseases of obvious cause. Obviously these are the there are such things, such causes in the life, in the circumstance of the patient, which are basically for them sharing of which for them is basically insulting toward themselves, or they try to hide these things. And knowing these things are much important for the individualization. So you see the effect, that is disease phenomena, and you are not able to get the cause, but you know that there cannot be effect without a cause. There cannot be effect without a cause. So you have to know, you have to search for the cause, what was the most probable cause, what was the trigger factor because of which this episode of disease phenomena started. And so if you get a symptomatology, a disease in a patient which was previously apparently healthy, you are bound to get something which excited his something which excited this this disease phenomena, and which should be obviously prior to the current episode of the disease. So you have to search in the whole near history of the patient for the sickness. If you are not getting, or not patient is not sharing it, then you have to ask some skillful questions to the patient and to the patient party. Then only you can get the cause. And the case taking is just meeting the dots or completing the picture of diseases. So getting this cause, this obvious cause, is very much necessary. Okay, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एफोरिज्म 93 पढ़ा था, जो कि डिजीजेज ऑफ ऑब्वियस कॉज के बारे में है। और डिजीजेज ऑफ ऑब्वियस कॉज का मतलब ऐसा है कि कुछ लोगों को एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसके बाद कोई डिजीज शुरू हुआ, और वो सिचुएशन ऐसा होता है जो कि काफ़ी मतलब पब्लिकली या किसी से शेयर करने में उनको शर्म महसूस होती है, झिझक महसूस होती है। उनको ये लगता है कि लोग उन पे हंसेंगे या लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और वो इस चीज़ को पेशेंट जो है फिजिशियन से शेयर नहीं करेंगे। बट एक चीज़ वो निश्चित रूप से बताएंगे आपको कि सर मैं इस पॉइंट तक हेल्दी था, और इस पॉइंट के बाद मेरा सिकनेस शुरू हुआ, मेरा डिजीज शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली जब यहाँ तक हेल्दी था तो कुछ ना कुछ हुआ होगा यहाँ। तो आपको इस पीरियड में क्या क्या हुआ था उसको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हेल्थी ऑर्गेनिज्म डिजीज स्टेट में ऐसे नहीं जा सकता है। कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड ट्रिगर फैक्टर इसको मिला होगा और पेशेंट शेयर नहीं कर रहा है। तो आपको स्किलफुली क्वेश्चन फ्रेम करके पेशेंट से निकालना होगा, तभी तो जाके आपका पिक्चर पूरा होगा। तो ये हम लोगों का लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे डिजीज ऑफ ऑब्वियस कॉज था, ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एफोरिज्म 94। हम लोग पढ़ेंगे एफोरिज्म 94। हम लोग एफोरिज्म 5 पढ़े थे। एफोरिज्म 5 में क्या था? एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस। बेसिकली अगर एफोरिज्म 5 आप लोग ध्यान से याद करिएगा तो वहाँ पे एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज बोला गया है। तो ये जो है एफोरिज्म 94, यहाँ पे भी एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस के ही बारे में बात किया गया है।
और यहाँ पे भी एक्सेसरी सर्कमस्टांसेज के बारे में ही बात किया गया है। ठीक है, जैसे हम लोग एफोरिज्म 94 जब रीड करते हैं तो वहाँ कह रहे हैं एफोरिज्म 94 में, while inquiring into the state of chronic diseases, the particular circumstances of the patient with regard to his ordinary occupation, his mode of living, his usual mode of living and diet, his domestic situations and so forth must be well considered and scrutinized to ascertain what there is in them that may tend to produce or to maintain diseases, in order that by their removal the recovery may be promoted. ये चीज ऑब्वियसली बोला जा रहा है कि पेशेंट के लाइफ में, पेशेंट के लाइफ सिचुएशन में, पेशेंट के सर्कमस्टांस में, पेशेंट के इमीडिएट सर्कमस्टांस में क्या हुआ है, क्या ऐसा कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल जो भी है उसको नोट कीजिए, कैसे रह रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब जो भी एक्सेसरी सर्कमस्टांसेज हैं उनको केयरफुली उनको नोट कीजिए। और उसको नोट करने के बाद, उसको केयरफुली नोट करने के बाद आपको जो है, उसको केयरफुली नोट करने के बाद आपको उसमें से जो भी अननेचुरल एबनॉर्मल चीज होगा उसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, और वहां से जो भी एबनॉर्मल चीज है उसको बाहर करके और फिर उससे आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके फुटनोट में, इस एफोरिज्म के फुटनोट में, एफोरिज्म 94 के फुटनोट में स्पेशली बोले हैं कि जो फीमेल्स के केस में मेंस्ट्रुएशन, चाइल्ड बर्थ, एबॉर्शन, ल्यूकोरिया, ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजों को मतलब ध्यान से देखना चाहिए, इनके कैरेक्टर्स को देखना चाहिए, इनसे पहले इनके बाद क्या हुआ है, एबॉर्शन वगैरह के बाद क्या हुआ है, ये सारी चीजों को मतलब केयरफुली देखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्वियसली इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एफोरिज्म 94। एफोरिज्म 94 में एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस का बात किया जा रहा है। क्लियर? आई डोंट थिंक कि आप लोगों को एफोरिज्म 94 में कोई प्रॉब्लम है। एफोरिज्म 94 में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू रिलेटेड कि एफोरिज्म 94 में क्या लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में बात किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एफोरिज्म 94 में एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में बात किया गया है। मैं इसको रेड से लिख रहा हूं, क्योंकि जो नेक्स्ट एफोरिज्म है, एफोरिज्म 95, वहां पे एक और एक्सेसरी टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स। लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स, तो ये हुआ एक्सेसरी सर्कमस्टांस और ये है लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स। जब एग्जाम वगैरह में जाइएगा आप लोग, स्पेशली नीट वगैरह में अगर जाइएगा तो वहां आपको कंफ्यूज होने का चांसेस है, दैट इज वाई मैं बोला, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। 94 इज एक्सेसरी सर्कमस्टांस एंड 95 इज लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स। एकदम ये क्लियर होना चाहिए। मैं एफोरिज्म को डिस्कस करने से पहले ही आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। एक एक्सेसरी सर्कमस्टांस 94, 95 लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि एफोरिज्म 95 में जो लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स का बात किया जा रहा है, वो आखिर लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स क्या है, लेसर एक्सेसरी सिम्टम क्या है। अगर हम लोग एफोरिज्म 94, 95 को रीड करते हैं तो एकदम ये क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि वो मास्टर हैनीमैन लेसर एक्सेसरी सिम्टम से क्या कहना चाहते हैं। पहले आप लोग इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स जो लिखा हुआ है, ठीक है, लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स जो लिखा हुआ है, और उसके बाद विच आर ऑफन वेरी प्रेग्नेंट विथ मीनिंग अंडर ब्रैकेट कैरेक्टरिस्टिक, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और एफोरिज्म 95 के बगल में लिख दीजिए लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स।
लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स जो है बेसिकली अभी हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे 94 हो चाहे 93 हो। 93 में हम लोग ऑब्वियस कॉज का बात किए, 94 में हम लोग बात किए एक्सेसरी सिम्टम्स का, एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस का, और 95 में हम लोग बात कर रहे हैं लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स का। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग ध्यान दें तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं क्रॉनिक डिजीजेज के केस टेकिंग। तो 93 और 94 तो हम लोग देख लिए, अब देखते हैं 95 में ये लेसर एक्सेसरी सिम्टम क्या चीज़ है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको कोई भी कंप्लेन, कोई भी सिम्टम बरसों से है, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल या इससे भी ज़्यादा से। अब इतना दिन तक आपको कोई चीज़ लगातार आपके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको लगता है, आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये आपके जीवन का हिस्सा हो गया। आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आप डॉक्टर को क्या बताते हैं, आपको जो जो एबनॉर्मल लगता है, जो जो सीकनेस लगता है, जो जो डिजीज फिनोमेना का पार्ट लगता है, वो सारा चीज़ आप डॉक्टर से शेयर करते हैं। बट जिसको आप नॉर्मल समझते हैं वो चीज़ को तो आप डॉक्टर से शेयर नहीं करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि आपके रहन सहन में, आपके चाल चलन में, आपके खाने पीने में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब इतनी महत्वपूर्ण होती हैं फॉर द पॉइंट ऑफ केस टेकिंग और फॉर द पॉइंट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, कि वो एक सिम्टम पूरा एकदम पिक्चर एक्सपोज कर देता है, पूरा पिक्चर खोल के आपके सामने ला देता है। और पेशेंट जो है उसको अपने हेल्थ का हिस्सा समझ के, एक नॉर्मल चीज़ समझ के वो आपसे शेयर ही नहीं करता है। ऐसे सिम्टम्स को, जिनको कि पेशेंट नॉर्मल समझता है, बहुत दिनों से उससे मतलब सफ़र कर रहा है, बट जो कि इंडिविजुअलाइजेशन के लिए एकदम गोल्ड वैल्यू के हैं, उन्हीं सिम्टम्स को लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स मास्टर हैनीमैन ने खुद 95 में कहा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आता है, एक स्किन डिजीज को लेके आता है। स्किन डिजीज से आपको कोई मतलब एक्जिमा या कुछ ऐसा करके, और वहाँ से आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, ड्राई है, मॉइस्ट है, डिस्चार्ज है, दिस है, दैट है, वहाँ से कोई भी स्किन डिजीज से आपको इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम नहीं मिल रहा है, केस टेकिंग करके परेशान हो गए, ठीक है। पूरा हेड टू फुट उसका एग्जामिनेशन किया, आपको कोई 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 ऐसा पार्टिकुलर पिक्चर नहीं मिल रहा है, फीचर नहीं मिल रहा है जिस पे आप प्रेस्क्राइब करिए। रेपर्टरी खोल के अगर एक्जिमा या स्किन इरप्शन देखिएगा तो उसमें सैकड़ों मेडिसिन तो दे नहीं सकते हैं, आपको तो इंडिविजुअलाइज करना है। और आप पूरा एकदम पूरा सर खपा लिए, लेकिन आपको कहीं कुछ नहीं। फिर आपने केस टेकिंग दोबारा करना शुरू किया, करते 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 आप पूछे कि आप खाना, भूख कैसा लगता है, जनरली जैसे लेते हैं हम लोग, प्यास कैसा लगता है, जी ठीक लगता है। अच्छा, आपके प्यास में कुछ विशेष ये है, कभी ज़्यादा प्यास लगता हो, कोई पर्टिकुलर टाइम कम प्यास लगता हो? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, नॉर्मल है, पेशेंट यही बोलेगा। फिर भी जैसे सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात में, खाते समय, पीते समय, लाइक ऐसा है। हालांकि ये एक लीडिंग क्वेश्चन हो गया, बट इसको ओपन लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो पेशेंट बोला, हाँ सर, पानी नहीं रहता तो खाना नहीं खा पाते। अच्छा, पानी नहीं रहता है तो खाना नहीं खा पाते हैं, माने सर मतलब बिना पानी के हम खा नहीं सकते। पेशेंट इसको आपसे शेयर नहीं किया। और अगर आप केंट मेटेरिया मेडिका उठा के देखिएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि इस सिम्टम को केंट साहब ने कितना वेट दिया है, कितना वेट दिया है। खाना खाने के दौरान पानी पीने के लिए कंपेल्ड है, उसको पीना ही है, नहीं मान सकता है। और विथ स्किन डिजीज हो गया आपका 2 डॉट से पूरा केस पूरा। ये चीज जिसको पेशेंट
हेल्थ समझता था, ये चीज जिसको पेशेंट हेल्थ समझता था, जो आपसे शेयर नहीं कर रहा था, वो आपको इस पार्टिकुलर केस में एक छुपा हुआ रुस्तम निकला, जिस छुपा रुस्तम निकला, हिडन ट्रिगर निकला, और वो जैसे आपके सामने आया, आपने पेशेंट को सल्फर प्रेस्क्राइब किया और यू गेट द वंडरफुल रिजल्ट, यू गेट द वंडरफुल रिजल्ट। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो स्किन डिजीज है, ग्रेजुअली ठीक हो गया, ग्रेजुअली ठीक हो गया इस मेडिसिन के पढ़ने के बाद। बट पेशेंट के लाइफ में जो उसका खाते समय पानी पीने का आदत था, ड्रिंक्स मच इट्स लिटिल, खाना खाएगा तो पानी ज़्यादा पिएगा और खाना कम खाएगा, बिना पानी के खाना खा नहीं सकता है। इस चीज़ को पेशेंट आपको क्यों बताएगा? ये तो समझता है कि ये मेरा हैबिट है। अब पेशेंट सुबह उठते उठते, मतलब नींद से उठता है, उठते उठते उसको टॉयलेट खाली चाहिए, वो तो समझता है कि ठीक है यार, इसमें क्या दिक्कत है। उसको क्या पता कि ये मतलब फर्स्ट मोशन जो है एग्रावेशन है, या नींद जो है इससे टूट रहा है, ये सल्फर या येलो का सिम्टम है। उसको तो ये पता नहीं है, वो तो बोलेगा ये तो मेरा आदत है। वो पानी पी के ही टॉयलेट जाता है, बिना पानी पिए मतलब नहीं जा सकता, तो उसको क्लियर नहीं हो सकता है, बावेल क्लियर नहीं हो सकता है, खाना खाने के बाद ही जाएगा, चाय पीने के बाद ही जाएगा। वो क्यों पता नहीं जाएगा? वो तो 10 साल, 20 साल, 30 साल से सफर कर रहा है। पर ये सिम्टम जब आपको मिलेगा तो ये आपके लिए गोल्डन वैल्यू है। ये प्रेग्नेंट सिम्टम इसको बोले हैं, इसको प्रेग्नेंट सिम्टम बोले हैं। तो इस सिम्टम को अगर आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो जाके आपका पूरा पिक्चर कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स, सच सिम्टम्स इन अ केस ऑफ डिजीज which patient considers as symptoms of health, but which are very 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 important for the individualization, are called lesser accessory symptoms. Okay, let us read the aphorism and then we will proceed further. In chronic diseases, in chronic diseases the investigation in chronic diseases the investigation of the signs of disease above mentioned and of all other must be pursued as carefully and circumstantially as possible, and the most minute peculiarities must be attended to, partly because in these diseases they are, underline कीजिएगा, they are the most characteristic and least resemble those of acute diseases, and if a cure is to be effected they cannot be too accurately noted, partly because the patient becomes so used to their long suffering that they pay little or no heed to the lesser accessory symptoms which are, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, which are often very pregnant with meaning under bracket characteristic, often very useful in determining the choice of remedy, and the regard them almost as an accessory part of their conditions, almost as health, the real feeling of which they have well nigh forgotten in their sometimes 15, 20 years of suffering, and they can scarcely bring themselves to believe that these accessory symptoms, these greater or lesser deviations from the healthy state, can have any connection with their principal malady. इसको पेशेंट हेल्थ का हिस्सा समझता है। एक केस शायद आप लोगों से आगे भी शेयर किए हैं, नहीं आप लोगों से शेयर नहीं किए हैं। एक केस जो है मेरे पास आया था, और उस पेशेंट को ल्यूकोरिया का कंप्लेन था। तो बहुत जगह से बेचारी दिखा ली थी, वो ल्यूकोरिया ठीक नहीं होता था। तो हमने भी केस टेकिंग शुरू किया, पूरा सर टू पैर जितना सिम्टम पूछना था पूछ लिए,
इट वॉज बिगिनिंग ऑफ माई प्राइवेट प्रैक्टिस। पूरा सर से पैर जितना भी सिम्टम था पूछना था हम पूछ लिए, कुछ मिल नहीं रहा था। खाली लिकोरिया पे क्या प्रेस्क्राइब कीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने बोला कि लिकोरिया कैसा होता है, तो बोली कैसा होता है, जैसा होता है लिकोरिया, वाइट होता है, कलरलेस होता है, और कैसा। बोले फिर भी कहीं कोई पर्टिकुलर सेंसेशन वगैरह कुछ होता है क्या उसमें, ना ठीक। लास्ट में हम लीडिंग क्वेश्चन पूछे, हम बोले कि अच्छा ये जो आपको लिकोरिया होता है ये गर्म या ठंडा कुछ ऐसा होता है क्या। बोलिए थोड़ा गर्म लगता है। पेशेंट 10-12 साल से सफर कर रही है, उसका लिकोरिया हॉट था और वो सफर मतलब एक बता नहीं रही। अचानक लकीली मेरा पेपर वेट नीचे गिरा और वो चौंक गई। तब मतलब केस टेकिंग के दौरान जैसा मैंने आप लोगों को बोला था एफोरिज्म 90 में कि अपना आँख कान नाक हर चीज़ को खुला रखना है, नाक को भी खुला रखना है। पेशेंट इंटर कर रहा है, कोई पिक्यूलियर स्मेल लेके इंटर कर रहा है, हो सकता है वो सोराइनम का पेशेंट हो, मरकरी का पेशेंट हो, पिक्यूलियर स्मेल लेके आ रहा है, वो भी आपको पकड़ के वहाँ से भी इंडिविजुअलाइज करना है। पेशेंट मुंह खोल रहा है, उसके सांसों में एक अजीब सा बदबू आ रहा है, से यूरिनस ऑर्डर जाके देखिएगा तो एक ही मेडिसिन है यूरिनस ऑर्डर में, रेपर्टरी में होगी अच्छे ग्रेड में, ग्रेफाइटिस आई थिंक सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में है। तो हर चीज को आपको ओपन रखना है। सिमिलरली वो चौंकी तो मैंने पूछा कि ऐसा आवाज होता है तो चौंक जाती है क्या। बोली कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे एकदम डर लग जाता है। तो उसके बाद हमने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। आप लोग नेक्स्ट क्लास में हॉट लिकोरिया विथ ये जो सडन नॉइज से चौंक जाने वाला सिम्टम है, ये दोनों किस मेडिसिन में है ये देख के बताइएगा। सो लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स और एक्सेसरी सिम्टम्स, एक्सेसरी सर्कमस्टांसेज में डिफरेंस है। एक्सेसरी सर्कमस्टांस एफोरिज्म 94 में है, लेसर एक्सेसरी सिम्टम एफोरिज्म 95 में है। ये ध्यान में रहना चाहिए, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके ये दोनों एफोरिज्म को पढ़िए और जो मैंने केस बोला उसको सॉल्व करिए। थैंक यू।